नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। लगातार आप मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध के हालात गहराते जा रहे हैं, पहले आपने हमास पर देखा जिस तरीके से इजराइल का अटैक था, फिर हिजबुल्लाह की बारी, अब हूती की बारी। हूती के कई ठिकानों पर लगातार 2 दिनों से वहां पर बमबारी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि अमेरिका और रशिया की भूमिका क्या होने वाली है। ईरान वाकई में कहां तक जा सकता है, ईरान सीधे युद्ध में क्यों नहीं कूद रहा है, जबकि ये तमाम प्रॉक्सी जो कहा जाता है कि ईरान के ही एक तरह से पाले हुए हैं। लेकिन ईरान आखिर शांत होकर क्या करना चाहता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान किसी बहुत बड़े प्लानिंग के बहुत करीब है, इसी वजह से वो जानबूझकर इन मामलों पर डायरेक्ट वे में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन सवाल है कि अमेरिका को इनवाइट कौन कर रहा है। अमेरिका क्या उसको वाकई में आने की आवश्यकता है, या फिर रशिया की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जा रही है वो आपको दिखाई दे। रोहन भी हमारे साथ हैं जी। रोहन, जरा ये बताइए कि अभी हालात क्या वहां पर है। कहा जा रहा है कि यूएस को भी इनवाइट किया जा रहा है, यानी इनडायरेक्ट वे में उसको उकसाया जा रहा है कि वो डायरेक्ट एंट्री कर ले। इधर रशिया की तरफ से भी एक तरह से ईरान का समर्थन किया जा रहा है, लेकिन गाहे बगाहे वैसी बातें तो नहीं, लेकिन सपोर्ट जरूर है जी। संजय, आप देख लें, अमेरिका को उकसाने की जो कोशिश कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ईरान अमेरिका को उकसा लेगा। अमेरिका ने तो पहले से ही मिडिल ईस्ट में तमाम तैयारियां कर रखी हैं। उसने तो इजराइल के सपोर्ट के लिए अपने तमाम बड़े युद्धपोत, न्यूक्लियर सबमरीन जो है, तमाम जखीरे पूरे उतार रखे हैं मिडिल ईस्ट में। ओमान की खाड़ी में भी उसने उतार रखे हैं, है ना, ये हमने देखा है। लेकिन खास बात इस समय ये है कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या है। हमास चीफ को मार दिया ईरान में, इजराइल ने। अभी हिजबुल्लाह चीफ को मार दिया। तो ईरान अब 2 ऑप्शन सोच रहा है। या तो हम अपने प्रॉक्सियों के जरिए मजबूर करें, बिल्कुल, ताकि अमेरिका और रूस आमने सामने आ सके। रूस की कोशिश वहां पर ये है। खबर तो ये भी थी कि कल जब हिजबुल्लाह चीफ मारा गया था, उसके बाद जब यमन की बारी आई थी, यानी जब हूती विद्रोहियों पर अटैक करने की बारी आई थी, उसके पहले अमेरिका ने अपने जो एयरफोर्स के बेड़े थे वो आसपास पूरी तरीके से लगा रखे। जी, आपने जिक्र किया सीरिया में भी अभी अमेरिका ने सीरिया में तो अभी रात को हुआ है जो हुआ है। लेकिन 2 दिन यानी हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद की कंडीशन ये है कि यमन और आसपास के इलाकों में बकायदा एयरफोर्स की तैनाती की गई है अमेरिका की, यानी ये घेराबंदी कर रखा है। लेकिन दूसरी चीज सबसे अहम यही है कि ईरान जो है अपने प्रॉक्सियों को उकसा रहा है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने से वो बैकफुट पर आया। अभी उसकी कोशिश ये दूसरी है। हूती विद्रोहियों ने अभी बीते दिनों नेतन्याहू जो है इजराइल के पीएम, उनके प्लेन को अटैक करने की कोशिश की थी, है ना। ये खबरें सामने आई थी हूती की तरफ से। हूती विद्रोहियों की तरफ से। जब यूएस दौरे पर गए थे, तेल अवीव में जब यूएस दौरे पर गए थे नेतन्याहू और लौट रहे थे, तो तेल अवीव लौटने वक्त ही उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये कहा जा रहा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने जिम्मेदारी भी ली थी हूती विद्रोहियों ने। अब दूसरी चीज ये है कि अमेरिका ने पहले से तैयारियां कर रखी है, लेकिन ईरान उसको उकसा रहा है ताकि डायरेक्ट जो फाइट है वो अमेरिका और रशिया के बीच हो सके। अब रशिया की रणनीति पर बात कर लेते हैं। रशिया पहले से ही ईरान के साथ तो है, रशिया और चीन। लेकिन रशिया की रणनीति ये है कि अमेरिका की अगर डायरेक्ट एंट्री हो जाए मिडिल ईस्ट में युद्ध में, तो यूक्रेन में जो उसका वहां पर फंसा हुआ है मामला, वो क्लियर हो जाए। अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं कर पाए डायरेक्ट। देखिए, एक कहीं से पहलू ये आया था, कितना सच है कितना नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दरअसल ईरान की चुप्पी को लेकर ईरान डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उसको पता है कि सारे संसाधन जो मुहैया करवाए गए थे, ये पूरा बेल्ट जो था, चाहे वो सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे कहा जाए कि इधर आपका ये गाजा पट्टी हो, चाहे लेबनान हो, हर जगह ईरान की बड़ी भूमिका है। लेकिन ईरान सीधे तौर पर युद्ध में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का ये कहना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब है कि वो चाहता ही नहीं कि अगर कोई उसको डायरेक्ट इन्वॉल्व करना चाहे तो भी वो अभी आए। देखिए संजय, परमाणु बम जो कहा जा रहा है, ईरान परमाणु न्यूक्लियर पावर बनने की बात जो हो रही है, वो तमाम बहुत दिनों से हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज हो रही है, पिछले 3-4 महीनों से हो रही है। लेकिन वही बात है, ईरान भी इस वक्त रूस की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है ना। अच्छा, इनडायरेक्ट फाइट तो हम कई बार जिक्र मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि रईसी के बाद कोई ऐसा आक्रामक बयान वहां अब तक आया नहीं है ईरान से। ईरान और बीच में ये खबर आई थी कि ऐसा हो सकता है कि ईरान पर बैन लगाया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने आखिर ऐसा तो नहीं कि वहां पर बनाया परमाणु बम दिया, लेकिन खैर मसला अलग है। लेकिन ईरान की चुप्पी, क्या ये वाकई में ईरान कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा था नहीं, या फिर ईरान बहुत करीब है किसी चीज के, जो सोच रहा है कि तब जब तक युद्ध टाला जा सकता है उसके पहले ये सारी चीजें कर ली जाए, क्योंकि ईरान ये जानता है कि अगर परमाणु हथियार हाथ लगा तो इजराइल अपने आप कोई टच नहीं कर पाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसकी कोशिश तो वही है। और ओमान की खाड़ी में भी ईरान का प्रभुत्व जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन तमाम वही बातें जो हमने की, रूस के कठपुतली के रूप में काम कर रहा है ना। और रशिया को लेकर भी हमने जिक्र किया था कि वो किस तरह से इंटरनेशनल वॉरफेयर चला रहा है। नेतन्याहू के खुद के देश में ही उनके विरोध प्रदर्शन जो तेज हो गए थे, वो एक तरह से रशिया का ही है, कहीं ना कहीं। लेकिन रशिया की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि यूक्रेन में जिस तरह से वो फंसा हुआ है,
है रशिया, तो उसकी कोशिश यही है कि अमेरिका को वहां से हटाया जाए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में यूक्रेन से ध्यान हटाया जाए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाकर यूक्रेन का रास्ता वो क्लियर कर ले। यही वजह है कि अभी हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद भी ये हो सकता है। असली रीजन यही है। तो ईरान ने जिस तरह इसमें अपने प्रॉक्सियों जैसे हूती विद्रोहियों से अटैक करवाया फिर से अभी तेल अवीव में, तो ये वही कोशिश है कि अमेरिका को उकसाकर डायरेक्ट फाइट जो है रशिया और अमेरिका के बीच में करवाया जाए मिडिल ईस्ट में, अरब वॉर कहीं ना कहीं एक तरह से शुरू हो जाए। लेकिन ये संभावना है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी जानता, देखिए पिछले अगर 20 साल के इतिहास को देखें कि तमाम ऐसे छोटे छोटे युद्ध होते रहे, अमेरिका डायरेक्ट तो नहीं रहा, एक दो युद्धों में शामिल हुआ है, लेकिन वो इसी तरीके से बीच बीच में आता रहा, वरना कोई ना कोई उसका साथी रहा जो युद्ध लड़ा है। देखिए संजय साफ बात ये है कि अमेरिका, भले ही ईरान सोच रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट इंटर कर जाएगा, लेकिन वो करेगा नहीं। अमेरिका भी समझदार है, ईरान के लिए इजराइल ही काफी है, इजराइल ही काफी है। अकेले हूती विद्रोहियों को सबक सिखा रहा है, तमाम इसके प्रॉक्सियों, हिजबुल्लाह को सबक सिखा दिया, हमास को सबक सिखा दिया। हमास तो तबाही हो गया, ईरान भी तबाह हो गया। ईरान के पास जब ये लोग नहीं है तो वो सीधे अपने देश को बर्बाद नहीं करेगा। संजय सबसे बड़ी बात, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनके सुर आपने देखे किस तरह से धीमे पड़ गए। बिल्कुल, वो तो युद्ध के खिलाफ है, बिल्कुल वो तो सुप्रीम लीडर वहाँ युद्ध मतलब कर रहे हैं, लेकिन मसूद पेजेश्कियान के सुर आप देख लें, नए राष्ट्रपति। अच्छा, अब जरा ये बताइए, ठीक है वर्ल्ड वॉर तो दूर की बात है, अगर ये दोनों तीनों देश अगर आते हैं कहीं से तब समझ में आता है। पहले हमास चीफ मारा गया, फिर हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, उसके बाद हिजबुल्लाह की टोटल लीडरशिप को तबाह कर दिया गया। अब हूती की बारी, हूती लगातार इस वक्त टारगेट पर है। बिल्कुल, खामनेई को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान दरअसल इजराइल इस बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा हो? जी देखिए संजय, इजराइल की तैयारी क्या है, मोसाद की तैयारी क्या है, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ अगर सब एक तरह से कहा जाए तो इन्हीं के, मतलब खामनेई के एक तरह से वो बिल्कुल हमने ये भी नहीं सोचा था कि हिजबुल्लाह चीफ को घर में घुसकर मार देगा इजराइल, है ना, लेकिन उसने कर दिया। गुप्त तरीके से किस तरह इजराइल मोसाद वहाँ जो एजेंसी है वो किस तरह से काम करती है वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो क्या पता ईरान को लेकर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ईरान को लेकर अभी इजराइल ऐसा कदम नहीं उठाएगा। इजराइल ने हालांकि ये तो साबित कर ही दिया है, जब इसने इस्माइल हानिया को मारा था ईरान में घुसकर, तो ये तो प्रूव कर दिया कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। जी बिल्कुल। संजय यहाँ एक पॉइंट और है, अभी जो खबर आई है लेटेस्ट उसके मुताबिक लेबनान में जो हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराया इजराइल ने, तो वहाँ साथ PFLP एक संगठन है, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, वो एक आतंकी संगठन है, फिलिस्तीनियों का हितैषी बताता है खुद को, उसके भी 3 अधिकारी मारे गए हैं। खास बात यह है कि PFLP को रूस और चीन शह देता है, तो कहीं ना कहीं इजराइल ने इनडायरेक्टली रूस और चीन को भी उकसा दिया है यहाँ पर। खैर रशिया इन बातों को लेकर मुझे नहीं लगता कि आने वाले हैं, लेकिन हाँ इजराइल के पास जो सपोर्ट इस वक्त अमेरिका का है, एक एक करके जितने दुश्मन थे वो तबाह करता जा रहा है। बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त ईरान के स्ट्रेटेजिक तौर पर जो प्लानिंग थी वो 20 साल पीछे चली गई, क्योंकि हमास पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, हिजबुल्लाह का कोई नेता बचा नहीं जो नसरल्लाह जैसा ताकतवर हो, हूती है तो हूती की शुरुआत हो चुकी है, बचा ईरान कई चीज़ों पर वो बहुत सहम कर चल रहा है इस वक्त है, क्योंकि उसको आगे भी बढ़ना है, वहाँ बादशाहत भी कायम करनी है, सब कुछ तबाह नहीं करना है। तो ये माना जाए कि इजराइल अगर ये युद्ध समाप्त होता है, उधर बढ़ता है, तो 20 साल 15 साल तक इन संगठन के पास अब उतनी ताकत नहीं है जो इजराइल को परेशान कर सके। बिल्कुल संजय, राजा अकेले क्या कर देगा, तमाम सिपाही तो मर गए, तमाम सिपाही वजीर सब मर गए, अब क्या करेगा राजा। तो ईरान ने खड़ा ही किया था इन लोगों को, इजराइल को शांत कराने के लिए, हूतियों को, चाहे हिजबुल्लाह ले लो, हमास ले लो आप, तो तमाम को, लेकिन इजराइल ने एक्शन लेते हुए और शांत करा दिया है ईरान को, वही चीज है। लेकिन संजय हम बात करें जैसा कश्मीर को लेकर कि भारी संख्या में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो काफी रोष में है। ये क्यों था ऐसा? मेरा मानना है कि इस साल अगस्त में, इसी साल अगस्त में हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, वो कहाँ रहना चाहते हैं, क्या भारत के साथ रहना चाहते हैं या भारत से अलग होना चाहते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसी के खिलाफ अभी देख लें नसरल्लाह चीफ की जब मौत हुई है तो खास तौर पे कश्मीर के जो शिया मुसलमान हैं वो काफी मतलब रोष में है। सड़कों पर मैंने बीते दिन देखा भी, हमारे पास विजुअल्स भी आए थे, छोटी छोटी लड़कियां भी सड़क पर उतर आई हैं हजारों की संख्या में। कश्मीर से लेकर कर रात को कहा जाए तो लखनऊ में भी शिया मुसलमान लगभग 10,000 की आबादी में, बिल्कुल 10,000 की संख्या में वहां पर सड़कों पर थे। हालांकि मामला बहुत शांतिपूर्ण तरीके से था, वो एक तरह से कहा जाए कि नेतन्याहू को फांसी देने की मांग कर रहे थे, उनको जला देने की मांग कर रहे थे और उनको शहीद लिखा था, नसरल्लाह को शहीद लिखा गया था, वो पोस्टर हाथों में था। लेकिन सवाल यह है कि नसरल्लाह क्या वाकई में नसरल्लाह को चाहने वाले इतने लोग थे या नसरल्लाह
को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कहीं ना कहीं शिया मुसलमानों की बात वो करते थे और खुद भी शिया मुस्लिम समुदाय से ही थे, तो शिया मुसलमानों की हमदर्दी है उनके प्रति। इसी वजह से हम कश्मीर में देख लें, खासतौर पे कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो उनके प्रति काफी ज्यादा हमदर्दी है नसरल्लाह के प्रति। इसलिए छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए थे कल, और काफी इजराइल के पीएम के प्रति काफी रोष देखने को मिला उनके भीतर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, लेकिन ये तो शियाओं को लेकर ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सवाल तो ये था कि हमास तो पूरी तरह से सुन्नी संगठन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस्लाम की बात आती है या फिर इजराइल की बात आती है, इजराइल की जब बात आती है तो सारी इकट्ठा हो जाते हैं। तो सवाल ये कि ये तो आतंकवादी थे, बिल्कुल। और देश के अगर किसी भी हिस्से में कोई समर्थन कर रहा है तो वो गलत शिया लीडर का समर्थन कर रहा है या फिर एक टेररिस्ट का? बिल्कुल टेररिस्ट का कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अपने आप में एक गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि अब किसके अंदर क्या है, किसकी क्या मानसिकता है, युद्ध गहराएगा, युद्ध आमतौर पर गहराएगा। ईरान की गहराएगा तो कहां तक जाएगा? अरब में काफी टेंशन देखने को मिल सकता है, मिडिल ईस्ट में काफी टेंशन देखने को मिल सकता है। अमेरिका और रूस अगर आमने सामने आ गए तो काफी कुछ बदल सकता है। सवाल तो यही ना कि ये दोनों देश आएंगे कि नहीं आएंगे? समीकरण काफी कुछ बदल सकता है। अब आना होगा तो खुद की इच्छा से आएंगे। ईरान किसी को नहीं ला सकता है। रूस की कोशिश तो वही है कि यूक्रेन से हटाया जाए बस उसको, अमेरिका को उलझाकर मिडिल ईस्ट में उलझाया जाए ताकि यूक्रेन का रास्ता क्लियर हो जाए। इजराइल चाहता है कि यूएस डायरेक्ट एंट्री करे? इजराइल ने मदद मांगी है। इजराइल आगे की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उसने मदद मांगी है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हथियार दीजिए। तमाम सबमरीन उसने भेज भी दिया है, न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर युद्धपोत भी भेजे हैं। लेकिन वही बात है कि अब फ्यूचर में क्या होता है ये देखने अहम होने वाला है। रोहन, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि देखिए अभी हालात जो बने हुए हैं उन सब के बीच में कहना है कि युद्ध हो सकता है कि और ज़्यादा गहराता हुआ आपको दिखाई दे। लेकिन ये ज़रूर है कि इजराइल के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जितने प्रॉक्सी थे अमूमन उनको डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखाई दे रहा अकेले दम पर। हाँ, इन सब के बीच में ईरान की भूमिका क्या होती है? ईरान वाकई में कोई बड़ा कदम उठाता है? ईरान अगर बड़ा कदम उठाएगा तो आप समझिए कि फिर एक तरह से रशिया और एक तरह से अमेरिका दोनों को फिर अपने आप निमंत्रण मिल जाएगा इस युद्ध में आने के लिए, और उसके बाद जो हालात होंगे वो बेहद भयावह हो सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।